29 मई 1964 भारत और दुनिया के सभी बड़े अखबारों पर एक ही हेडलाइन थी, हु आफ्टर नेहरू। कांग्रेस के अंदर खाने भी यही सवाल गूंज रहा था, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले यानी कि 27 मई को हार्ट अटैक के कारण भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दुनिया को अलविदा कह गए थे। अब कांग्रेस को जल्द से जल्द नया प्रधानमंत्री चुनना था और ये जिम्मेदारी मिली पार्टी के प्रेसिडेंट के कामराज को। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण समेत कई कद्दावर नेता पीएम बनने की रेस में थे, लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब भारत की संसद ने एक साधारण शख्स के नाम पर मोहर लगा दी। अगले ही दिन खबर छपी कि भारत को नया प्रधानमंत्री मिल गया है और ये प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। दुनिया भर के अखबारों में अगले दिन उनका फोटो छपा। 5 फुट 2 इंच की हाइट, दुबला पतला शरीर और मासूम सी सूरत। उनकी कदकाठी और रंग रूप को लेकर सबसे ज्यादा मखौल बनाया उस वक्त के पाकिस्तानी राष्ट्रपति फौजी जनरल अयूब खान ने। वही अयूब खान जिन्होंने खुद सत्ता में आने के लिए अपने से पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को धोखा दिया, फिर उनका तख्ता पलट किया, फिर उन्हें तड़ी पार करके लंदन भेज दिया और पीछे से उनकी सारी जायदाद हड़प ली। वो भारत के ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए ये कहते फिर रहे थे कि अब भारत में है ही कौन बात करने के लिए। 1964 में ही अयूब खान नेहरू से मीटिंग करने के लिए दिल्ली आने वाले थे, लेकिन नेहरू की मौत के बाद उन्होंने ये कहकर मीटिंग कैंसिल कर दी कि अब किससे बात करें। इसके जवाब में शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम ही आ जाएंगे। अक्टूबर 1964 मिस्र की कैपिटल सिटी काहिरा से भारत का एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पायलट ने कराची एयरबेस पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। जब प्लेन लैंड हुआ तो हर कोई दंग रह गया। इस प्लेन में थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। एक धोतीधारी गांधीवादी भारतीय प्रधानमंत्री को अचानक कराची में देखकर अयूब खान हैरान थे। उन्होंने अपने एक साथी को मजाकिया अंदाज में कहा, तो ये है वो शख्स जिसने नेहरू की जगह ली है। जब दोनों की मुलाकात हुई तो अयूब ने देखा कि शास्त्री बहुत ही विनम्र थे, लेकिन उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी समझकर अयूब खान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें लगा कि शास्त्री में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1962 में चीन से हारने के बाद एक और युद्ध झेल सके। ऊपर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें ये कहकर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और कश्मीर को पाकिस्तान में मिला सकते हैं। अयूब खान भी भुट्टो की बातों में आ गए और नतीजा ये रहा कि 5 सितंबर 1965 को उन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये शुरुआत थी 2 देशों के बीच सबसे बड़े टैंक युद्ध की, जिसमें रूस चुपचाप बैठा था। वो ना भारत की तरफ था और ना ही पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अमेरिका और चीन खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अमृतसर के रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। उन्होंने जानबूझकर यह काम किया। पाकिस्तान की मनमानी और अमेरिका की धमकी से भारत पर जबरदस्त प्रेशर था, लेकिन तभी पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे खेल की बाजी ही पलट दी। उन्होंने इंडियन आर्मी को लाहौर में घुसने का ऑर्डर दे दिया। लाहौर पाकिस्तान के बड़े और इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है, जो पंजाब के अमृतसर से बिल्कुल सटा हुआ है। लाहौर में घुसने का मतलब था इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करना। ऐसा करते ही अमेरिका और चीन को सीधे जंग में उतरने का मौका मिल सकता था, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने इंडियन आर्मी को ये ऑर्डर दिया। आर्मी ने तुरंत ऑपरेशन बेंगल शुरू किया। पहले ये तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन वेस्टर्न डिवीजन के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी कि 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। ऑपरेशन से ठीक पहले वो शिमला में एक फंक्शन अटेंड करने पहुंचे, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन फंक्शन खत्म होते ही उनके हेलीकॉप्टर बॉर्डर पर पहुंच गए।
अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंडियन आर्मी 4 जगहों से पाकिस्तान में जा घुसी। कुछ ही घंटों में भसीन, दोगाइच और वागरियान पर कब्जा करते हुए हमारी सेना लाहौर तक जा पहुंची। लाहौर बॉर्डर पर ये आर्मी टैंक्स रुक गए क्योंकि इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी वहां थी ही नहीं। लगा कि ये पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान को इस बात की भनक ही नहीं थी। खुद अयूब खान को बीबीसी की न्यूज से इसका पता चला। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत दिखा दी है। उन्होंने तो सारे फोर्स को कश्मीर में लगा रखा था। ऐसे में भारत को रोकने वाला कोई था ही नहीं। करीब 18 घंटे बाद पाकिस्तान की आर्मी लाहौर बॉर्डर पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाहौर को हाथ से निकलता देख पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। अगले ही रोज लाल बहादुर शास्त्री ने एक भाषण दिया जो उस वक्त बहुत वायरल हुआ था। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही थी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना की जाए। शास्त्री की इसी निडरता और ईमानदारी के नेहरू भी मुरीद हुआ करते थे। तभी तो आखिरी दिनों में उन्होंने अपना सारा कामकाज शास्त्री के हवाले कर दिया था। हालांकि नेहरू की इच्छा थी कि उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा ही बने, लेकिन बन गए शास्त्री। पीएम बनना हो, 1965 की जंग हो या ताशकंद समिट, शास्त्री की ईमानदारी, उनकी बोल्डनेस और उनकी दरिया दिली से जुड़ी हजारों कहानियां इतिहास के पन्नों में दफन हैं। मगर अफसोस कि हमें इस बारे में पता ही नहीं है। भारत का वो बहादुर लाल जिसकी बहादुरी से डरकर पाकिस्तान की मस्जिदों को बचाने के लिए हूरों तक को आना पड़ा, उनकी कहानी जानने के लिए हमें गंगा किनारे चलना होगा। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा है मुगल सराय जंक्शन। 2 अक्टूबर 1904 को यहाँ मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी श्रीवास्तव के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर को बचपन में प्यार से सब नन्हे कहकर बुलाते थे। वो बचपन से ही बहुत सीधे साधे, ईमानदार और पढ़ाई में काफी होशियार थे। माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन कम उम्र में ही पिता का देहांत होने के कारण उन्हें मां के साथ अपने नाना हजारी लाल के यहाँ मिर्जापुर आना पड़ा। कुछ सालों बाद नाना भी गुजर गए। मां के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया। इसीलिए वो भी मन लगाकर पढ़ते थे। घर और स्कूल के बीच गंगा नदी पड़ती थी। नाव का खर्च बचाने के लिए लाल बहादुर सिर पर बस्ता और कपड़े रखकर गंगा पार किया करते थे। पढ़ने में होशियार होने के कारण उन्हें 3 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से संस्कृत में ग्रेजुएशन किया। उस दौर में संस्कृत के ग्रेजुएट को शास्त्री कहते थे और इस तरह लाल बहादुर बन गए लाल बहादुर शास्त्री। उस दौर में आजादी के लिए भारत भर में आंदोलन हो रहे थे। शास्त्री ने कॉलेज के वक्त से ही इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो 9 बार जेल गए। उन्होंने लोगों को मरो नहीं मारो का नारा दिया। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही उनकी मुलाकात नेहरू से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आजादी के बाद 1953 में पहली बार वो नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री बने। कहते हैं कि जब वो रेल मंत्री बने तब एक बड़ा ही मजेदार वाकया हुआ यूं कि वो एक फंक्शन में गए। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो देखा कि एक शख्स उन्हें देखकर भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था। उन्हें चेहरा जाना पहचाना लगा तो याद आया कि ये तो वही देवीलाल थे। जब शास्त्री हरीश चंद्र इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की पढ़ाई किया करते थे तब देवीलाल वहां के पियोन थे। एक दिन लैब में शास्त्री कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
तभी उनके हाथ से बीकर टूट गया। दूर खड़ा देवीलाल ये सब देख रहा था। उसने शास्त्री के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उन्हें लैब से बाहर निकाल दिया। आज उन्हीं को रेल मंत्री देख देवीलाल के पसीने छूट गए। कोई और होता तो बदला ले सकता था, लेकिन शास्त्री ने उसे स्टेज पर बुलाकर गले लगा लिया। ये देख देवीलाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। पॉलिटिकल करियर का उनका ग्राफ तब ऊपर चढ़ा जब 1961 में वो भारत के होम मिनिस्टर बने, लेकिन 1963 में के कामराज योजना के तहत उन्हें फिर से रिजाइन करना पड़ा। अब शास्त्री सिर्फ सांसद थे। तब एक दिन जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा था और शास्त्री अकेले बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नैयर ने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही। तब शास्त्री बोले, अब से मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त सांसदों की सैलरी सिर्फ 500 रुपए महीना होती थी। नैयर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि इतने कम पैसों में शास्त्री के लिए परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए मना लिया था। उनके लेख द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने लगे। मैं हर लेख पर उन्हें 500 रुपए देता था। इस तरह से उनकी 2000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। सब जानते हैं कि राजनीति में आने के कुछ सालों बाद ही हर छोटे मोटे नेता के पास भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आ जाती है। शास्त्री चाहते उतना पैसा सरकारी खजाने से ले सकते थे, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वैसे राजनीति में इसी ईमानदारी और सिंप्लिसिटी को कमजोरी समझा जाता है। तभी तो कई लीडर्स ये मानते थे कि वो इंसान तो अच्छे हैं, लेकिन फैसले लेने की ताकत उनमें नहीं है। इसीलिए जब नेहरू का देहांत हुआ, तब उनके सबसे करीबी होने के बावजूद पीएम की रेस में शास्त्री का नाम सबसे पीछे था। शास्त्री भी नेहरू की ख्वाहिश जानते थे, इसीलिए उन्होंने मोरारजी देसाई को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो जयप्रकाश नारायण या फिर इंदिरा गांधी का समर्थन करें। लेकिन मोरारजी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जेपी भ्रमित नेता हैं और इंदिरा अभी बच्ची है। इधर कांग्रेस के बहुत से लीडर मोरारजी देसाई से नाखुश थे, क्योंकि वो मानते थे कि मोरारजी जिद्दी हैं। अब हालात ये थे कि भारत पर दुनिया निगाहें गड़ाकर बैठी थी और नए प्रधानमंत्री को सीधे पाकिस्तान और चीन से डील करना था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने एक सनसनीखेज खबर छापी। इस खबर में लिखा था कि किस तरह मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेकरार हैं, जिसे पढ़ते ही कांग्रेस के बाकी नेता बिफर गए और उनके खिलाफ वोटिंग कर दी। 100 वोट मोरारजी को खोने पड़े। सबने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुन लिया और बाकी नेता देखते रह गए। अपने कैबिनेट में उन्होंने इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो फिर भी नाराज रही। उधर नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने भी उन्हें कमजोर नेता करार दिया, लेकिन शास्त्री ने इन सब पर ध्यान देने के बजाय देश के हालातों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। जंग रोकने के लिए वो पाकिस्तान भी गए, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो और आर्मी जनरल रियाहिया खान ने अयूब खान को इतना उकसाया कि 1965 में पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी। ये जंग शुरू हुई गुजरात से, जब जनवरी 1966 में कच्छ के सर क्रीक बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी भारत के एरिया में पेट्रोलिंग करने लगी। 8 अप्रैल आते आते हालात इतने खराब हो गए कि दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे की चेक पोस्ट पर हमला करने लगी। क्योंकि ये सब कुछ कच्छ के रेगिस्तान में चल रहा था, इसीलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च किया और कंजरकोट फोर्ट बॉर्डर के पास भारत के कुछ चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। जब बात बढ़ने लगी तो ब्रिटेन बीच में आया और ब्रिटिश पीएम हैरोल्ड विल्सन ने एक ट्रिब्यूनल बनाने पर दोनों देशों को राजी कर लिया। लेकिन शांति स्थापित हो पाती उससे पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी कि आज के करीब 5,500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भेज दी और भारत को भेजी धमकी कि अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका लाल गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर देगा। ये बात शास्त्री जी को बहुत चुभी
उन्होंने देश में गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया और लोगों से एक टाइम का खाना छोड़ने की अपील की। उनके एक इशारे पर पूरे भारत की जनता ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। इधर जब ऑपरेशन डेजर्ट होक फेल हो गया तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा आइलैंड है। इतिहास में लिखा है कि यूरोप जीतने के लिए निकली अरब देशों की आर्मी का पहला पड़ाव जिब्राल्टर ही था। यहीं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्पेन को जीता था। पाकिस्तान को लगा कि वो भी भारत की जिब्राल्टर यानी कि कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। उसने 33,000 फौजियों को कश्मीर में घुसा दिया। ये सब कश्मीरी कपड़ों में थे और इनका इरादा था कश्मीर के आम लोगों को भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करना। 5 अगस्त 1965 गुलमर्ग के करीब भेड़े चरा रहे मोहम्मद दीन के पास अचानक हरी सलवार कमीज पहने 2 अजनबी आए और 400 रुपए देकर पूछा कि क्या इस इलाके में भारतीय सेना की कोई चौकी है। उसी समय जम्मू के मेडर इलाके के वजीर मोहम्मद से भी कुछ लोगों ने ऐसा ही सवाल किया। इन दोनों को शक हुआ तो तुरंत इंडियन आर्मी को खबर दी। इंडियन आर्मी अलर्ट मोड पर आ गई और पाकिस्तान के सैनिकों की धरपकड़ शुरू कर दी। खुद आर्मी जनरल हरबख्श सिंह ने यह माना कि पाकिस्तान का यह प्लान बहुत सॉलिड था, लेकिन चूक ये हुई कि उनकी तैयारी पक्की नहीं थी, क्योंकि घुसपैठ करने आए कमांडर्स को ना तो कश्मीरी आती थी और ना ही उन्हें यहाँ की सर्दी का अंदाजा था। वो दुकान पर कुछ खरीदने जाते तो आसानी से पहचाने जाते। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर के लोग उन्हें देखते ही पीटने लगते और पकड़कर आर्मी के हवाले कर देते। पाकिस्तान के कई सैनिक सर्दी से मर गए और कुछ के पास लड़ाई का कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा। ऊपर से इंडियन आर्मी ने घर घर जाकर तलाशी ली और इनकी धरपकड़ करनी शुरू कर दी। उन्होंने इनके इंटरव्यू को आकाशवाणी पर चलवाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी और इस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर 1965 शाम के 4 बजे दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कमरा नंबर 108 में हलचल थी। तब के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान भी यहीं रहते थे। वे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी सेना प्रमुख चौधरी और एयर चीफ अर्जन सिंह वहां दाखिल हुए। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी पहले से मौजूद थे और ये लोग कहने लगे कि युद्ध शुरू हो चुका है। अभी रिपोर्ट आई है कि छंब सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी भारत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चौहान से कहा, हमें जवाब देना होगा, देर की तो रात हो जाएगी। हमारी सेना रात में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक लाने के लिए वक्त लगेगा। अर्जन सिंह बोले, एयर ऑपरेशन। चौहान ने पूछा, आपको एयर ऑपरेशन पर कॉन्फिडेंस है? अर्जन सिंह ने कहा, एयरफोर्स इसीलिए है, आप ऑर्डर दें तो हम तैयार हैं। चौहान ने पूछा कि कितनी देर लगेगी। इस पर अर्जन सिंह का जवाब आया, 5 मिनट में आदेश चाहिए। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन वे उस वक्त पार्लियामेंट में थे। वो फौरन लौटे और अर्जन सिंह से कहा, मैं एयरफोर्स को छंब सेक्टर में अटैक करने का आदेश देता हूं। डिफेंस सेक्रेटरी पीवीआर राव ने उनका ओरल ऑर्डर रिकॉर्ड किया और ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के 8 वैम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट शुरू होता है। पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का यह मकसद था कि अखनूर पर कब्जा करके भारत को पुंछ और राजौरी से काट देना है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। उस रोज रात 12 बजे तक शास्त्री पीएमओ में ही थे। वो दफ्तर के कमरे में तेजी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके सेक्रेटरी रहे सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है, शास्त्री इस तरह से तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। 2 और 3 सितंबर को उन्होंने लगातार मीटिंग की और पूरी प्लानिंग बनाई। ये तय हुआ कि अखनूर बचाने के लिए भारत नया मोर्चा खोलेगा और ये मोर्चा खोला गया लाहौर की तरफ से।
लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर ही डोगराई है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यहाँ पर जीटी ट्रंक रोड है जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। डोगराई में जीटी ट्रंक रोड के बीच इच्छोगिल नहर है। लाहौर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करवाने के लिए इसे 1950 में पाक आर्मी ने बनवाया था और इसी डोगराई पर दोनों देशों की आर्मी का आमना सामना होना था। कहते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ हर कदम पर 8 मशीन गन फिट कर रखी थी, जिससे इंडियन आर्मी पर अंधाधुंध गोलियां बरस रही थीं। लेकिन फिर भी भारत की जाट कमांड के सैनिक बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें ऑर्डर मिले थे कि जिंदा या मुर्दा डोगराई में ही मिलना। इधर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हर दिन देश की जनता को खुद युद्ध के हालातों के बारे में जानकारी देते, लेकिन अयूब खान के पास तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए वो अपनी आवाम को ही धोखा देने लगे। पाकिस्तान के अखबारों में झूठी खबरें छपवाई जाने लगी। कभी छापा गया कि उनके सैनिक 303 जैसे मामूली सी राइफल से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को तबाह कर रहे हैं, तो कभी कहा गया कि हरे कपड़े पहने फरिश्ते आकर उन बमों का रुख मोड़ देते हैं जो मस्जिद पर गिरने वाले होते हैं। खुद राष्ट्रपति अयूब खान मीडिया में ये कहते दिखे कि भारत के पास शैतानी ताकतें हैं, तो वही झूठी बहादुरी दिखाने के लिए ये खबर भी छापी गई कि पाकिस्तान के सैनिक अपने शरीर पर बारूद लगाकर भारतीय टैंकों को उड़ा रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाने की हर कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन हकीकत में वो जंग हार रहे थे। अमेरिका और चीन युद्ध में एंट्री ना करे, इसलिए भारत यूएन के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार था, मगर पाकिस्तान नाटक करता रहा कि उसे शांति की जरूरत नहीं है। लेकिन 22 सितंबर को जब हमारी जाट रेजिमेंट ने डोगराई जीत लिया, तब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। दोनों देशों के बीच समझौता करवाने के लिए यूएन ने यूएसएसआर को मीडिएटर बनाया और ताशकंद में मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसकी जिम्मेदारी मिली रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन को। 3 जनवरी 1966 इधर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उधर से अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ताशकंद पहुंचे। अयूब खान ने शास्त्री से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर छपेगी तो जनता में उनकी किरकिरी होगी। लेकिन कोसिगिन इस बात से इतने नाराज हुए कि अयूब को हाथ मिलाना पड़ा। जब 4 जनवरी को तीनों ने भाषण दिए, तब शास्त्री के भाषण पर काफी तालियां बजी। सिर्फ एक शख्स ने ताली नहीं बजाई और वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो से ताली बजवाने के लिए अयूब को उन्हें बकायदा कोहनी मारनी पड़ी। भुट्टो की अंग्रेजी भाषा पर जबरदस्त कमांड थी। वो बार बार मसौदे में या तो एक कोमा लगवाते या फिर कभी जोर देकर उसे हटवा देते, जिससे वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता था। सोवियत सोचने लगे थे कि भुट्टो के साथ सतर्क रहने की जरूरत है। खुद रूस के राष्ट्रपति ने माना कि भुट्टो के विचार खतरनाक है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सब तो भुट्टो की चाल है। दरअसल भुट्टो के मन में राष्ट्रपति बनने का ख्वाब पल रहा था। वो पाकिस्तान की जनता को ये दिखाना चाहते थे कि ताशकंद समझौता अयूब खान की गलती है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर पीस समिट में सबसे पहले बात शुरू हुई जीती हुई जमीन को वापस करने की। शास्त्री ने हाजी पीर देने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना ने इसे बड़ी मुश्किल से जीता था और यह भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। लेकिन कोसिगिन ने उन्हें समझाया कि अगर भारत हाजी पीर से नहीं हटेगा तो पाकिस्तान छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा। भारत लाहौर और सियालकोट से नहीं हटेगा और ऐसे में शांति कहां से होगी। अगले दिन शास्त्री ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान से बात की। चौहान ने भी ये माना कि सिर्फ हाजी पीर के लिए ही जंग को वापस शुरू नहीं किया जा सकता। उधर अयूब चाहते थे कि लगे हाथ कश्मीर पर भी बात हो जाए, इसलिए उन्होंने शास्त्री से उर्दू में कहा, कश्मीर के मामले पर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। शास्त्री ने बहुत ही विनम्रता लेकिन मजबूती से इसका जवाब दिया, सदर साहब, मैं बहुत माफी चाहता हूं, पर मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। कोसिगिन ने भी शास्त्री से कश्मीर पर कुछ बोलने के लिए कहा।
लेकिन शास्त्री ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार अय्यूब को ही झुकना पड़ा। 11 जनवरी को समझौते पर सिग्नेचर हुए, लेकिन भारत की जनता, यहाँ तक कि खुद शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री भी उनकी जमीन लौटाने के फैसले से नाराज थी, क्योंकि ये सब हकीकत से अनजान थे। उसी रात 9:45 पर शास्त्री अय्यूब से आखिरी बार मिले तो अय्यूब ने कहा खुदा हाफिज। शास्त्री ने कहा खुदा हाफिज, अच्छा ही हो गया। इस पर अय्यूब बोले खुदा अच्छा ही करेगा, लेकिन अच्छा हो न सका, क्योंकि उसी रात शास्त्री दुनिया को अलविदा कह गए। इस खबर से हर कोई अवाक रह गया। खुद कोसिगिन और अय्यूब ने उनके ताबूत को कंधा देकर उनका शव भारत पहुंचाया। ताशकंद में भारत, पाकिस्तान और यूएसएसआर के झंडे आधे झुके रहे। उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। उनकी मौत कब और कैसे हुई ये राज ही रह गया। और हमें मिली कहानियां जो बताती है कि कैसे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ही लाठी चार्ज के बजाय प्रदर्शनकारियों पर वाटर जेट का यूज करना शुरू करवाया था ताकि कोई घायल ना हो। कैसे जब वो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बने तब उन्होंने ही महिला कंडक्टरों को अपॉइंट किया था। वो नई पकवान खाने के बजाय साधारण रोटी सब्जी खाते थे, क्योंकि जनता के पास खाने के लिए खाना नहीं था। वो फटा कुर्ता पहन लेते ताकि गरीबों का दर्द समझ सके। ट्रेन की जनरल बोगियों में जिन्होंने पंखे लगवाए वही शास्त्री खुद बिना एसी के कोच में सफर करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके बच्चे तांगे में स्कूल जाया करते थे। आज उनके बेटे अनिल शास्त्री कांग्रेस, सुनील शास्त्री बीजेपी और नाती आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी में हैं। खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान कहा करते थे कि अगर शास्त्री जी जिंदा रहते तो कश्मीर समस्या का हल निकल सकता था, क्योंकि वो इसको लेकर खासे गंभीर थे। एक तरफ शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, वहीं दूसरी तरफ 1965 की ये जंग अय्यूब खान के लिए एक नासूर साबित हुई। पाकिस्तान आने के बाद भुट्टो ने उनके कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनता के सामने वो विलेन बन गए और कुर्सी भी गंवानी पड़ी। बाद में जब कुलदीप नैयर ने उनका इंटरव्यू लिया तब उन्होंने खींचकर जवाब दिया कि वो भुट्टो की जंग थी, इसीलिए उनसे इस बारे में कोई सवाल ना किया जाए। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। ये कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन तब तक आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।